आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ देश लाइव के हमारे इस बुलेटिन में। भारतीय सेना ने बुधवार को इन्फेंट्री डे मनाया। आपको बता दें कि ऐसे दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में जंग की शुरुआत की थी और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान और काबुलियों के हाथों से बचा लिया था। आपको बता दें कि इस विशेष मौके पर वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने जवानों को संबोधित किया। वायुसेना अधिकारी अमित देव ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए कई अभियान चलाए हैं, लेकिन हमारी सेना ने कश्मीर को कभी पाकिस्तान के हाथ में जाने नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना व थल सेना ने बड़गांव अभियान चलाया। वहीं सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय सेना ने कई ऐसे छोटे छोटे अभियान भी चलाए हैं जिससे कि कश्मीर की सुरक्षा हुई है और कश्मीर को हमने दुश्मनों के हाथों में जाने नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पीओके भी एक दिन कश्मीर का हिस्सा होगा और जल्द ही पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। पूरी तरह से कश्मीर भी आतंक से आजाद हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत पटना ने बुधवार को फैसला सुनाया है। इसके तहत कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि जबकि एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी भी कर दिया गया है। 8 साल पहले ही 27 अक्टूबर के दिन साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके में 7 लोगों की जानें चली गई थी और 90 लोग इसमें घायल भी हो गए थे। हालांकि इन धमाकों के बावजूद भी रैली भी हुई थी और नरेंद्र मोदी ने इन्हें संबोधित भी किया था। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 9 संदिग्धों और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं साथ ही आरोपी की पहचान नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजाहिदुद्दीन अल्लाह, वहीं साथ ही उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद कुरैशी और साथ ही मोहम्मद इफ्तियार आलम और एक नाबालिग के रूप में भी पहचान हुई थी। वहीं नाबालिग आरोपी को 12 अक्टूबर 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने कई विस्फोटों में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद 3 साल की सजा भी सुनाई थी। ये धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने कराए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी और एनआईए ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। संभावना जताई जा रही है कि इस केस में सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करने का निर्णय ले लिया है। अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों को यूपी के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क ले जाएगी। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अब दिल्ली के बुजुर्ग फ्री में रामलला के दर्शन कर पाएंगे, साथ ही वे अपने साथ परिवार के एक सदस्य को भी ले जा सकेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प
करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ, सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ। पेगासस जासूसी मामले को स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन भी कर दिया है और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्र ने करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा ही पूर्व IPS अधिकारी आलोक जोशी और डॉक्टर संदीप ओबरॉय तकनीकी विशेषज्ञ कमेटी के अन्य सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेगासस की सच्चाई की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच भी होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे में केंद्र की ओर से कोई भी विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय की ओर से देखा जाएगा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि बुधवार को भी उनकी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। तो वहीं चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम है। पंजाब ने आतंकवाद देखा है। चंडीगढ़ में बुधवार को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस की कलह भी फिर से सामने आने लगी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर उन्हें बीजेपी का वफादार सीएम भी करार दिया है। इसके अलावा कैप्टन ने कहा कि ये आदमी कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ फालतू बात करना रहता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में बुधवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान सिद्धू ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के 78 विधायक कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या मिला है। ईडी ने पंजाब की बीजेपी के वफादार सीएम को नियंत्रित किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को बचाने के लिए पंजाब के हितों को बेच दिया और आप पंजाब के न्याय और विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्ति थे। इसके अलावा सिद्धू ने दूसरे ट्वीट में कहा कि आप मेरे लिए दरवाजा बंद करना चाहते थे क्योंकि मैं लोगों की आवाज उठा रहा था, सच बोल रहा था। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाई थी तो वे हार गए थे, केवल 856 वोट ही हासिल कर पाए थे। पंजाब के लोग फिर से पंजाब के हितों से समझौता करने के लिए आपको दंड देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच लड़ाई बढ़ती ही नजर आ रही है। अब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज पर वानखेड़े साहब का एक दाढ़ी वाला दोस्त भी वहां पर मौजूद था। वह अपनी महबूबा के संग नाच रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उस दाढ़ी वाले को खोजा। वही साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उसका नाम नहीं पता तो मैं अकेले में बताऊंगा। नवाब मलिक ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया समीर वानखेड़े का दोस्त है, वह क्रूज पर मौजूद था, अपनी महबूबा के साथ डांस और पार्टी कर रहा था। कहो तो इसका वीडियो भी मैं जारी कर सकता हूँ। मलिक ने कहा कि क्रूज पर कोई छापेमारी की ही नहीं गई है। जो भी तस्वीरें जारी की गई वो सब समीर वानखेड़े के केबिन की तस्वीरें हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को घेरने के लिए हर दिन नए आरोप लेकर सामने आ रही है। नवाब मलिक ने इस बार दावा करते हुए कहा कि एनसीबी अधिकारी का निकाह वर्ष 2006 में एक मुस्लिम लड़की से हुआ था। नवाब मलिक ने कहा कि बुधवार सुबह 6:25 पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 7 दिसंबर 2006 को रात के 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का अंधेरी पश्चिम मुंबई के लोखंडवाला में निकाह हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि मेहर की रकम 33,000 रुपए थी। वहीं गवाह नंबर 2 अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन, वहीं साथ ही यशमीन दाऊद वानखेड़े का पति भी था। वहीं लगातार आरोप लगाए जा रहे कि नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। तो वहीं नवाब मलिक इस मामले पर एक और ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को समीर दाऊद वानखेड़े को उजागर कर रहा हूं वह उसके धर्म से संबंधित नहीं है। मैं उन कपटपूर्ण साधनों को प्रकाश में लाना चाहता हूं जिनके द्वारा उन्होंने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और एक योग्य अनुसूचित जाति के लिए व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित रखा था। पेटांगन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंदेशा है कि अफगानिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट 6 महीने के भीतर ही अमेरिका पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा उच्च सचिव कॉलिन काहल ने कहा कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से लौट गया हो लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। काहल ने आगे कहा कि तालिबान भले ही अफगानिस्तान में युद्ध जीत लिया हो लेकिन उसे अभी इस्लामिक स्टेट के चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी यह आकलन करना मुश्किल है कि तालिबान इस्लामिक स्टेट के आतंक को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। उन्होंने कहा अगर आतंकी समूह अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह अमेरिका के लिए खतरा होगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसलिए तालिबान को संभाल कर चलना होगा। के पास कुछ हजार आतंकियों का कैडर है जिसे वे बढ़ाने में जुटे हुए हैं और साथ ही अमेरिका सहित अन्य देश के अपने कैडर को बढ़ाने में भी लगे हैं। पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं अर्थव्यवस्था बेपटरी पर हो गई है। विदेशी मुद्रा बैंक खाली हो चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने सऊदी अरब के प्रिंस के सामने अपने हाथ फैलाए हैं। सऊदी अरब ने भी पाक की डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी मदद की घोषणा भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब के फंड फॉर डेवलपमेंट की ओर से घोषणा की गई है कि वो पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मदद की जा सके और विदेशी मुद्रा की कमी को भी पूरा किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को इस साल तेल उत्पादों के व्यापार के वित्त पोषण के लिए 1.2 अरब डॉलर दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी और ऊर्जा मंत्री अहमद अजहर ने सऊदी अरब से मिली मदद की पुष्टि भी की है। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।